हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल A14 प्रेप लैब। तो लास्ट क्लास में हमने वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो आर्थिक परिवर्तन से रिलेटेड था। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन होंगे वैदिक काल में वो ज़्यादातर आपको प्रोसेस ऑफ चेंज पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पार्ट थे हमारे पास, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम उस वैदिक काल के सेकंड टॉपिक यानी कि सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में हुए सामाजिक परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। इसमें हमने इसका कालखंड दे दिया, ग्रामीण राजतंत्रीय थी। देखो यहाँ पे हमने इसका कालखंड 1500 से 600 BCE दिया है, यानी कि ईसा पूर्व। तो हमने ये इसलिए दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी सभ्यता को लेकर चल रहे हैं साथ में, और अब हम आगे जाके इसको स्पेसिफिक डिवाइड कर देंगे कि ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो देखिए सेकंड लाइन, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक परिवर्तन स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक क्या क्या परिवर्तन हुए वो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वो हम किस किस सब टॉपिक में देख सकते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। पहला आता है वर्ण व्यवस्था। देखो वर्ण व्यवस्था इसमें सबसे मेन इसका पार्ट है सामाजिक परिवर्तन का, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद में स्थापित की गई यानी कि ऋग वैदिक काल में स्थापित की गई वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते इतनी ज्यादा जटिल हो गई, जिसका हमें आगे भी देखने को मिलता है स्पष्टतः। जो गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है कि वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसमें वर्ण व्यवस्था में क्या आएगा, वर्ण के दो अर्थ होते हैं, पहला रंग और दूसरा वर्ण करना या चुनना। यानी कि पहले तो रंग के आधार पर कि कोई काला है कि गोरा है, एंड सेकेंड इज कि आप क्या चुन रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, दैट इज चुनना, वर्ण करना। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग वैदिक काल में हुई, लेकिन इसका उच्चतम स्वरूप उत्तर वैदिक काल में पहुंचा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुष्क सूक्त प्रधान है, यानी कि इसमें ऋग्वेद से हमें वर्ण व्यवस्था का एक सोर्स मिलता है, साहित्यिक सोर्स। ठीक है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अभी तक तो सिर्फ ये था कि हाँ यहाँ से ये उत्पत्ति हुई, बट उत्तर वैदिक काल के आते आते क्या होगा कि ये सब, जैसे पैर बिल्कुल हमारे नीचे होते हैं तो हम शूद्रों को नीचे ही मान लेंगे। ठीक है, परंतु अभी तक वर्ण केवल कर्म के आधार पर आधारित था। ठीक है, कि आप क्या काम करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में, अब यहाँ पे हमें ये मेंशन जरूरी है करना कि अगर कर्म पर आधारित था तो हम बताएंगे कर्म पर आधारित कहाँ पर दिया गया है। 9वें मंडल में दिया गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद और मेरी माता आटा पीसने वाली हैं। इसका एक और सोर्स मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी माता जो है वो उर्वशी है, मेरे पिता क्षत्रिय हैं और मैं एक राजा हूँ। एक और सोर्स है वो आप देख लेना, वो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले साथ साथ रहते थे। अभी तक ये ऋग वैदिक काल का था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज जो था वो वर्णाश्रम पर आधारित हो गया। ठीक है, वर्णाश्रम पर आधारित हो गया। यज्ञों का अनुष्ठान, अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक मेंशन करेंगे कि ब्राह्मण कैसे उसमें आए, शक्ति में क्षत्रिय क्या कर रहे थे, वैश्य क्या कर रहे थे और शूद्र का क्या कार्य था। ठीक है, यज्ञों का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की स्थिति श्रेष्ठ हुई। ठीक है, अब पुरोहितों की संख्या 7 से बढ़कर 17 हो गई। 7 कब थी, ऋग वैदिक काल में, और 17 कब हो गई, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये हमने ब्राह्मण के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट इज क्षत्रिय। क्षत्रियों की स्थिति यानी कि राजा, क्षत्रिय कौन थे, राजा। ब्राह्मणों की क्षेत्र हुई, क्योंकि जो राजा था वो ब्राह्मणों को हटा सकता था। ये कहाँ पे मेंशन है, शतपथ ब्राह्मण में। देखिए मैंने अपने जो भी मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया है, मैंने उसको बैक जरूर किया है। देखो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण आ गया। ठीक है, इस काल में वैश्य कर देता था, केवल वैश्य ही कर देता था। सॉरी, यहाँ केवल आना चाहिए था। इस काल में केवल वैश्य ही कर देता था, इसलिए उसको अनस्य बलिकृत, ठीक है, अनस्य बलिकृत कहते हैं।
शूद्रों की जो स्थिति थी वो निम्नतम थी। उनका जीवन का लक्ष्य क्या था? अन्य वर्गों की सेवा करना। और शूद्रों का उपनयन संस्कार भी बंद हो गया था। बट अब ये देखें कि जो रथकार होता था वो शूद्रों से ऊपर माना गया है, क्योंकि रथकार का उपनयन संस्कार अभी तक हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों से ऊपर कौन है? रथकार। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, ठीक है, और उनकी दशा अच्छी थी, क्योंकि उपनयन संस्कार होता था तो इसका मतलब विदुषिया भी हुई होंगी, तो हमें विदुषिया मिलती हैं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा आदि विदुषियों के ऋग्वेद में ऋचाओं की रचना की। इन लोगों ने ऋग्वेद में ऋचाओं की रचना की। ऋचाएं मतलब जो श्लोक हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट, इस काल में कन्या जो थी यानी कि स्त्री, सभा समिति और विदत उस टाइम पे मेन थी, तो विदत आपको जरूर मेंशन करना है। विदत एक संस्था थी जहां पर हिस्सा लेती थी कौन? स्त्रियां, जो आगे आकर बंद हो जाएगा। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा आदि भी प्रचलित था। अब उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों का था वो उपनयन संस्कार बंद हो गया। अब वह सभा और विदत में भाग नहीं लेती थी, मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या दिया गया है स्त्रियों के बारे में, वो जानेंगे। स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण माना गया है। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो दुखों का कारण स्त्रियों को मान रहे हैं उस टाइम के स्त्रोत, तो स्त्रियों की दशा कैसी होगी, ठीक है। बाल विवाह प्रचलित हो गया। और बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है, उसमें कहा गया है, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ज्यादा बहस नहीं करो अन्यथा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये किसको कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य गार्गी को कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा बहस करेंगे तो आपका सिर तोड़ दिया जाएगा। बट इतना नेगेटिव होने के बावजूद उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, वो हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, पुरुष का आधा अंग, यानी कि वो इम्पोर्टेंट है। बट ये सिंगल सोर्स है शतपथ ब्राह्मण, इसके अलावा बाकी सोर्सेज में उसको ही नहीं समझा गया है, बुरा ही माना गया है। अब हम इसका कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अर्थात ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन स्पष्टतः नजर आते हैं। लेकिन इन दोनों काल में, अब हमने बता दिया कि इन दोनों काल में क्या क्या डिफरेंस था। अब हम एक पॉजिटिव लाइन दे देते हैं कि क्या क्या कॉमन था। लेकिन दोनों ही कालों में पितृसत्तात्मक यानी कि पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।